तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वाक्य। अभी तक हमने पढ़ लिया था अभिकारी पद में जो भी चीज़ें थी, तो अब हम उसके आगे वाक्य करने वाले हैं। तो वाक्य विश्लेषण में हमें आज क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वाक्य क्या होता है। तो वाक्य की परिभाषा हम देखते हैं। परिभाषा कहती है शब्दों का ऐसा समूह जो कथन के पूर्ण तथा सार्थक भाव को स्पष्ट करे। यानी कोई भी हम जो कहना चाह रहे हैं, जो भी हम अपनी बात कहना चाह रहे हैं, वो बात पूर्ण रूप से रखे और उसका स्पष्ट अर्थ दे, सार्थक भाव उसका होना चाहिए। तो वो शब्दों का युग्म यानी शब्दों का वो समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो वाक्य वही है जिसके सुनने से कहने वाले का अभिप्राय समझ में आ जाए। यानी वाक्य उसे कहते हैं जिससे जो बोलने वाला है वो क्या कहना चाहता है, उसका उद्देश्य, उसका अभिप्राय हमें समझ में आ जाए, वही हमारा क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो किस तरह से, जैसे मान लो हम एक वाक्य लेते हैं जो बहुत पुराना वाक्य है हमारा कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। अगर हमने ये वाक्य लिया तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, जब हम ये वाक्य लिखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि मोहन जो है वो पुस्तक पढ़ रहा है और यह काम पूरी तरह से हो गया है। इसमें पूरी बात हमें समझ में भी आ गई है, स्पष्ट भी हो गया है भाव, ठीक है। अब उसी तरह से एक और वाक्य अगर हम लिखें, जैसे हमने लिखा कि हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमने ये वाक्य लिखा, हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो इस वाक्य में भी जो बात कही गई है वो अपने आप में पूरी हो गई है और हमें बात समझ में भी आई है। तो इसीलिए हम इनको क्या कहेंगे? ये वाक्य हैं। ये दोनों क्या हैं? वाक्य। अब शब्दों के समूह हैं। अगर हम देखें तो इसमें हमें शब्द है, माता पिता ये शब्द है, सेवा ये शब्द है, चाहिए ये एक शब्द है, करनी ये एक शब्द है, और हमने इन सारे शब्दों को इस तरह से क्रमबद्ध रूप से रखा है कि इनका एक भाव निकल के आ गया। तो यही हमारा क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। अब हमें इसी वाक्य में वाक्य शुद्धि करनी होती है। यानी अगर इस वाक्य को हम उलट के लिख दें या आगे पीछे लिख दें तो वाक्य अशुद्धि हो जाती है। तो यही चीज़ हमारी परीक्षा का महत्वपूर्ण पॉइंट है। और ध्यान रखिएगा, ये क्लास आपकी अब बहुत ज़्यादा, यानी आज के बाद जो आपकी जो क्लास होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपकी परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से आते हैं, ठीक है। आगे देखो, दूसरा पॉइंट आता है उपवाक्य। उपवाक्य क्या होता है? एक तो हो गया वाक्य, वाक्य हो गया जिसके कहने से भाव पूरी तरह से समझ में आ जाता है, पूर्ण भाव होता है, वाक्य कहलाता है। उपवाक्य क्या होता है? वह वाक्य जो पूर्ण भाव न दे सके अथवा जिसमें भाव अधूरा रह जाए, उसे उपवाक्य या आश्रित वाक्य कहते हैं। मतलब ऐसा वाक्य जिसमें भाव अधूरा रह जाए या जिसमें पूरी बात का पूरा मतलब समझ में ना आए, उसे हम कहते हैं उपवाक्य। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने कहा मैंने देखा कि, मैंने देखा कि। अब यहाँ पे अगर हम देखें इस वाक्य में मैंने देखा या मैंने देखा कि, अगर हम की भी हटा दें इसमें से, मैंने देखा, तो हम इसको लिखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा क्या देखा। आगे मन में क्या रहती है? जिज्ञासा बनती है। तो जिज्ञासा बन रही है तो इसका मतलब इसमें भाव अधूरा है। अगर हम कहते कि मैंने मोर देखा तो हमें बात ना पूरी समझ में आ जाती कि हाँ मोर देखा, तो अब कोई जिज्ञासा नहीं। लेकिन मैंने देखा तो क्या देखा, इस जानने की इच्छा हमारे मन में बनी रही। तो इसलिए ये जो वाक्य है हमारा, ये उपवाक्य कहलाएगा क्योंकि इसमें भाव पूरा नहीं हुआ। उसी तरह से अगर हमने वाक्य लिखा जिसमें दया नहीं है, जिसमें दया
नहीं है, जिसमें दया नहीं है। तो अब जिसमें दया नहीं है, हमारे मन में फिर जिज्ञासा रहेगी, तो फिर क्या, उसके साथ क्या, यानी जिसमें दया नहीं है तो फिर उसके साथ क्या आगे, तो मतलब भाव क्या है, इसमें अधूरा रह रहा है। तो भाव अधूरा रह रहा है तो ये वाक्य हमारा क्या कहलाएगा, ये वाक्य हमारा उपवाक्य कहलाएगा। ठीक है। तो इसी तरह से मान लो हम कहें मोहन ने मुझे बताया, मोहन ने मुझको बताया। ठीक है, मोहन ने मुझको बताया। अब यहाँ पे क्या बताया, फिर मन में ये जिज्ञासा है जानने की कि मोहन ने मुझको क्या बताया, ये आगे बताना चाहिए, लेकिन यहाँ तक वाक्य खत्म कर दिया, तो यानी इसमें क्या हो गया, भाव अधूरा रह गया। तो ये वाक्य भी हमारा क्या कहलाएगा, ये वाक्य भी हमारा उपवाक्य कहलाता है। तो वाक्य और उपवाक्य में ये अंतर हो जाता है। यहाँ बात आपको समझ में आ गई कि वाक्य जो पूरा भाव प्रस्तुत करता है और उपवाक्य जिसमें भाव अधूरा रह जाता है वो उपवाक्य या आश्रित वाक्य कहलाता है। अब पूरा भाव भी, जो पूरा वाक्य है वो भी आपका 2 शब्दों का हो सकता है। जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पर लिखा, जैसे था हमने ये कहा कि शेर दहाड़ता है, अगर ये लिखा शेर दहाड़ता है, तो ये 2 वाक्यों में भी वाक्य पूरा हो गया। शेर दहाड़ता है, हाँ ठीक है, हमें भी पता है शेर दहाड़ता है, अब इसमें कोई जिज्ञासा तो नहीं रह गई। ठीक है। तो इसी तरह से जो हमारे वाक्य हैं, यानी वाक्य और उपवाक्य में क्या अंतर होता है, ये हमें बात समझ में आ जाती है। चलो अब इसमें आगे बढ़ेंगे। वाक्य के अंग, तो वाक्य के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं ये हमें देखना है। ठीक है। जब हम वाक्य के अंग की बात करते हैं तो वाक्य के 2 आवश्यक अंग माने गए हैं। कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय, यानी उद्देश्य और विधेय। कहा गया है उद्देश्य जो होता है, उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए या जो वाक्य में काम करे। ठीक है, जो वाक्य में काम करने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। और दूसरा दिया हुआ है विधेय। तो विधेय कहता है कि उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए या जो वाक्य में काम किया जा रहा है, जो वाक्य में काम हुआ है उसे हम विधेय कहते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वाक्य में काम करने वाला जो होता है वो वाक्य का क्या होता है, कर्ता होता है। तो हम कह सकते हैं कि कर्ता बराबर उद्देश्य, यानी हम जो कर्ता है उसे उद्देश्य की श्रेणी में रख सकते हैं कि वो क्या हो गया, हमारा उद्देश्य हो गया। ठीक है। और वाक्य में जो काम हो रहा है यानी वो क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो हम कह सकते हैं वाक्य की क्रिया बराबर विधेय। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि वाक्य में क्रिया जो है वो विधेय होती है और वाक्य का जो कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है। ठीक है। तो ये वाक्य के 2 भाग, 2 अंग हो गए। अब यहाँ पे दिया है उद्देश्य के साथ आने वाले पदों को उद्देश्य का विस्तार कहेंगे और विधेय के साथ आने वाले पदों को विधेय का विस्तार कहेंगे। तो 2 पॉइंट और इसमें जुड़ गए। तो अब हम इन सबको उदाहरण से समझ लेते हैं कि उदाहरण क्या कहता है। ठीक है, तो चलो उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर 2 वाक्य लिखे हैं हमारे सामने। घोड़े पर चढ़ने वाला हर व्यक्ति घुड़सवार नहीं हो सकता। और दूसरा कह रहा है सुंदर भारत का सपना देखने वाला नेता अब ढूंढे नहीं मिलता। तो यहाँ पर 2 वाक्य हैं। इन दोनों वाक्यों में आपको क्या खोजना है, इन दोनों वाक्यों में आप लोगों को खोजना है कि इस वाक्य का उद्देश्य क्या है, इस वाक्य का विधेय क्या है, इस वाक्य में विधेय का विस्तार और उद्देश्य का विस्तार कहाँ कहाँ है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे खोजना है। तो हम पहले वाक्य में देखेंगे घोड़े पर चढ़ने वाला हर व्यक्ति घुड़सवार नहीं होता। तो हमें उद्देश्य खोजने के लिए वाक्य का कर्ता खोजना है। तो वाक्य का कर्ता कौन है या वाक्य की क्रिया खोजेंगे। तो वाक्य में क्रिया क्या है, हो सकता। ठीक है, तो ये है क्रिया। तो यानी ये क्रिया है तो क्रिया की वजह में ये क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। तो ये विधेय हो गया। ठीक है,
अब उसके बाद यानी ये तो काम हुआ है क्रिया में हो सकता न वाली, और हो सकने का काम कौन कर रहा है, यानी घुड़सवार कौन नहीं हो सकता, तो हमें पता चलता है हर व्यक्ति। तो व्यक्ति यहाँ पर क्या है, करता है वाक्य का, तो ये क्या कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये उद्देश्य। अब ध्यान रखिएगा वाक्य में ये क्या है, करता है, तो हर काम को करने वाला कर्ता कहलाता है, ठीक। और ये क्या है यहाँ पर, ये क्रिया है, तो इससे हमें पता चला। तो हम ये कह सकते हैं कि अब उद्देश्य और विधेय के बीच में जो कुछ भी दिया होता है, ये जो दिया है ये विधेय का विस्तार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विधेय का विस्तार, विधेय का विस्तार कहलाएगा ये, ठीक है। और उद्देश्य से पहले जो कुछ उद्देश्य के लिए आया है, घोड़े पर चढ़ने वाला हर व्यक्ति, तो ये सारी की सारी पंक्ति किसके लिए आई है, व्यक्ति के लिए आई है। और व्यक्ति इस वाक्य का क्या है, कर्ता, कर्ता होने पर इस वाक्य का क्या है, उद्देश्य। तो ये सब क्या कहलाएगा, उद्देश्य का विस्तार, उद्देश्य का विस्तार, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरी वाक्य में आप खोज लेंगे, सुंदर भारत का सपना देखने वाला नेता अब ढूंढे नहीं मिलता। तो कौन नहीं मिलता, नेता। तो ये वाक्य का क्या हो गया, कर्ता। अब कर्ता है तो क्या कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा। वाक्य का क्या हो गया, उद्देश्य। और इसमें वाक्य की क्रिया क्या है, मिलता है, ठीक है। ये हो गया वाक्य का विधेय, ठीक है। अब हमें पता चलता है कि उद्देश्य और विधेय के बीच में तो हमें पता चलता है कि जो उद्देश्य और विधेय के बीच वाला जो हिस्सा है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा विधेय का विस्तार हो जाएगा। वो क्या हो गया, विधेय का विस्तार। इसे कहेंगे हम विधेय का विस्तार, ठीक है। और जो उद्देश्य से पहले है यहाँ पर, सुंदर भारत का सपना देखने वाला, ये सारा का सारा जो है वो किसके लिए आया है, नेता शब्द के लिए आया है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, उद्देश्य का विस्तार। ये क्या हो जाएगा, उद्देश्य का विस्तार। तो ये देखो बहुत छोटी सी चीज है और आप लोग इतनी आसानी से समझ लोगे, आप बहुत होशियार बच्चे हो, आप आसानी से इसे समझ सकते हो। ठीक है, देखो हमने यहाँ पर क्या सीखा, जो मैंने ये बताया, देखो मैं आप लोगों का नोट्स बना दे रही हूँ, आप लोग अपनी रफ कॉपी पे भी लिखते रहा करिए, जिससे ताकि आपको लगे कि हाँ कुछ भी आप भी पढ़ रहे हो, नींद ना आए आप लोगों को। तो यहाँ पे हमें वाक्य के अंग जानने हैं। वाक्य के अंग क्यों जान रहे हैं, क्योंकि हम जब वाक्य का प्रकार देखेंगे तो वाक्य के प्रकार में फिर ये उद्देश्य और विधेय हमारे सामने आएंगे, फिर आप लोगों को उस समय पता नहीं रहेगा। तो मैं पहले बेसिक आपको बता रही हूँ। तो यहाँ से डायरेक्ट आपकी परीक्षा में प्रश्न नहीं आएगा, आपके बस परिभाषा आएंगी, जबकि अगर वाक्य में एक उद्देश्य है और अनेक विधेय हैं, या अनेक उद्देश्य हैं और एक विधेय है, इस तरह से, तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत होगी कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो इसलिए हमने एक बात जानी, हमने यहाँ पे जाना कि जो हमारा वाक्य है, वाक्य में मुख्यतः जो हमारा कर्ता होता है उसे हम क्या कहेंगे, उद्देश्य कहेंगे, और वाक्य में जो हमारी क्रिया है उसको हम क्या कहेंगे, विधेय कहेंगे। और उद्देश्य से संबंध रखने वाला यानी कर्ता से संबंध रखने वाला जो वाक्यांश होगा वो उद्देश्य का विस्तार कहलाएगा, और जो विधेय से संबंध रखने वाला है वो जो क्रिया से संबंध रखने वाला वो विधेय का विस्तार कहलाएगा। हमने उदाहरण देख लिया यहाँ पे, जैसे घोड़े पर चढ़ने वाला हर व्यक्ति घुड़सवार नहीं हो सकता। तो इस वाक्य में जो कर्ता है हमारा वो क्या है, व्यक्ति है, तो व्यक्ति उद्देश्य हो गया, और इससे पहले जो कुछ भी आया वो हमारा उद्देश्य का विस्तार हो गया। और इस वाक्य की क्रिया हो सकता है यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो गया, हो सकता है जो क्रिया है इसकी, तो ये विधेय कहलाएगा। और इस उद्देश्य और विधेय के बीच का जो भी हिस्सा रह गया, चाहे एक शब्द है, चाहे दो शब्द हैं, चाहे 10 शब्द हैं, वो सब के सब क्या कहलाएंगे, विधेय का विस्तार कहलाएंगे। तो इस तरह से हमें पता चल गया, कोई भी वाक्य अगर मान लें
मान लो अगर हमने यही साधारण सा वाक्य लिया कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो इस वाक्य में अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, तो आप बताएंगे कि उद्देश्य काम करने वाला होता है। तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो उद्देश्य कौन हो गया इस वाक्य का? मोहन हो गया। ठीक है। अब उसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें विधेय क्या है, तो क्या काम हो रहा है वो विधेय होता है। तो पढ़ रहा है, तो पढ़ने का काम क्या हो गया? वो विधेय हो गया। अब उद्देश्य और विधेय के बीच में जो पुस्तक शब्द आ गया, ये विधेय का विस्तार कहलाएगा। ठीक है, ये इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सरल आपका होता है, बहुत आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा वाक्यों का वर्गीकरण। वाक्यों का वर्गीकरण की हम बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ शब्द वाक्यों का वर्गीकरण में जब हम वाक्यों का वर्गीकरण करते हैं तो वाक्य 3 प्रकार से हम लेते हैं, जिसमें आता है प्रधानता की दृष्टि से। अब प्रधानता की दृष्टि से जो हमारे वाक्य होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वाच्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यह कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं, तो जिन्हें हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, प्रधानता की दृष्टि से जो हमारे वाक्य हैं वो क्या कहलाते हैं? वाच्य कहलाते हैं, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। रचना की दृष्टि से जो हम देखते हैं, तो रचना की दृष्टि से हमारे पास 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, यानी इस तरीके से भी, यानी रचना या बनावट कह सके हम, तो ये भी 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अर्थ की दृष्टि से हम देखते हैं, तो अर्थ की दृष्टि से हमारे 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। इसमें क्या होता है? 8 प्रकार हमारे वाक्य होते हैं। ठीक है, तो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे वाक्यों के वर्गीकरण में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रधानता की दृष्टि से। प्रधानता की दृष्टि से हमारे वाक्य कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं, इसे हम पढ़ेंगे, तो एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर आता है। अब ये ध्यान रखिए कि कह रहे हैं मोटिवेशनल तरीके से पढ़ाइए ना मैम। तो बेटा एक चीज़ आपको बताती हूँ, मोटिवेशनल कोई भी व्यक्ति या कहें कोई भी टीचर, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक कि आप स्वयं खुद को मोटिवेट नहीं करते हैं। कैसे? आपको मान लो मैं तो यहाँ से करती रहूँ, देखो मेरे अंदर जोश है, मुझे पढ़ाना है आपको, मुझे अपना नाम ऊंचा करना है, मुझे इस दुनिया में अपनी पहचान बनानी है, तो मैं अपना हर चीज़ यानी सुख, ऐसो आराम सब त्यागूंगी। मुझे अब इस समय आप लोगों को पढ़ाना है, बेहतर किताबें आप लोगों के लिए लिखनी है, ये मेरा काम है। तो मैं इस समय अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके, साइलेंट करके अलग रख देती हूँ, दूर टेबल पे रख देती हूँ कि मैं उसके चक्कर में ना पढूं, किसी भी शॉर्ट वीडियो के चक्कर में ना पढूं, फालतू आलतू की चीज़ें जो हमें दिखती रहती हैं मोबाइल पर, इनके चक्कर में ना पढूं, ना मैं किसी से चैटिंग करूं, ना मैं किसी से फालतू बातें करूं। मैं वो काम करूंगी जो जिस काम से मेरा विकास होगा, मेरी वृद्धि होगी, तो मैं वो काम करती हूं। लेकिन अब ये आपको सोच रहे हैं कि आपको क्या करना है। अब ये तो क्योंकि मुझे मेरा नाम हासिल करना है, अब मुझे तरक्की करनी है अपने जीवन में, तो मेरे पापा मेहनत नहीं करेंगे इस बात के लिए, या इस बात के लिए मेरी मम्मी मेहनत नहीं करेगी, या इस बात के लिए मेरी बहन या मेरा भाई मेहनत नहीं करेगा, मेरे लिए मुझे खुद ही करना होगा। वैसे ही आपको भी है। और आपके लिए मैं कितना भी आपको बताती रहूं, ये करो वो करो, जोश, अरे क्षणिक होगा वो, थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर जैसे ही आपके हाथ में शॉर्ट वीडियो आ जाएगी तुरंत आप भूल जाएंगे सारी चीज़ को। लेकिन जो आग आपने अपने दिल में लगाई है, अगर आपने सौगंध खा ली कि मैं तब तक शॉर्ट वीडियो नहीं देखूंगा, मैं तब तक आलतू फालतू की चीज़ें नहीं देखूंगा जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता, तो ये आप ही को करना होगा। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, ना कोई और मोटिवेशनल स्पीकर आपके लिए कुछ कर सकता है। आपको स्वयं करना है। ना आपके पापा कुछ कर सकते हैं इस चीज़ में, ना आपकी मम्मी कुछ कर सकती है। हाँ, मम्मी पापा थोड़ा सा 2-4 डंडे मार सकते हैं आपको, थोड़ा मोटिवेशन वो अपने तरीके से दे सकते हैं आपको, लेकिन आपको खुद का मोटिवेशन खुद ही लाना होगा। चाहे आप दीवार पे लिख के रखो, चाहे आप अपने हाथ पे गुंदवा के रखो उस चीज़ को, चाहे आप अपने मोबाइल को तोड़ दो, फोड़ दो, अगर वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। और मैं यही कहूँगी कि जो चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है तो उसको तोड़ दो, फोड़ दो। फिर अगर आप मोबाइल तोड़ दोगे तो मेरी क्लास कैसे देखोगे? फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करो कि उस एप्लीकेशन को ही गायब कर दो अपने मोबाइल से, जो एप्लीकेशन आपको बरगलाता है, जो आपको परेशान करता है, या जो आपको, आप देखने जाते हो काम की चीज़ लेकिन आपको कहीं और ले जाता है।
आप लोगों की इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए जो आपकी यूट्यूब पर मैं वीडियो देती हूँ उसे मैं अपने एप्लीकेशन में ही डालती हूँ। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप यूट्यूब पर जाकर ही उन वीडियोज़ को देखें, आप मेरे एप्लीकेशन पर जाकर भी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपका भटकाव भी नहीं होगा। और अगर कभी मान लो आपको कोई चीज़ इस्तेमाल करनी होती है, मान लो कि आप जीएस की या मैथ्स की या रीजनिंग की क्लास ले रहे हैं, वहाँ पे आपको चीज़ें इस्तेमाल करनी है, तो आप कोशिश करो कि अगर लैपटॉप आपके पास होता है तो आप लैपटॉप के माध्यम से उन चीज़ों को देखो, क्योंकि लैपटॉप फिर भी आपको उतना जालसाजी या उतनी सारी चीज़ें नहीं देता है जिस तरह से आपको मोबाइल दे के ना सुविधाएं रहती हैं, और आप गए थे पढ़ने के लिए और पहुंच जाते हैं किसी और लोक में। तो ये आपको स्वयं रोकना पड़ेगा, इससे कोई मोटिवेटर नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आप बार बार ही कहो, अब आपने कहा कि मैम मोटिवेशन करके पढ़ाओ, तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि इतनी देर मैंने जो भी बातें करी, सच बताऊं तो इन सारी चीज़ों से आपका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। ये बात आप पहले से भी जानते हो। दरअसल प्रॉब्लम तो यही है कि आप उन चीज़ों के जाल में फंसते जा रहे हो, आप खुद ही नहीं रोक पा रहे हो, और मैं इतनी दूर से आपके लिए कुछ कर भी नहीं सकती। हाँ, आप मेरे पास होते तो मैं आपको कान पकड़ के एक आध दो कान के नीचे लगा के या आपको डांट के फटकार के कैसे आपको सुधार भी लेती थी, लेकिन इतनी दूर से मैं आपके लिए कुछ कर भी नहीं सकती। हम फालतू में अपना ये समय ही नष्ट कर रहे हैं। जहाँ हमें पढ़ाई करनी चाहिए वहाँ पे हम मोटिवेशन की बातें कर कर आके और ये सारी चीज़ें, तो अपने समय को नष्ट ही कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें मत करो मेरे बच्चे। आपको पढ़ाई करनी है एक एक क्षण। एक बात हमेशा याद रखो जीवन में, ये जो गुजर रहा है ना, टिक 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 टिक, एक एक सुई के साथ, एक सेकंड के साथ, 1 2 3 4 5, ये हर पल हर सेकंड के साथ जो गुजर रहा है ना, ये केवल समय नहीं है, आपका जीवन भी है। और जब आप इस बात को अपने दिमाग में बिठा के रखोगे ना, तो एक एक मिनट एक एक सेकंड आपको अंदर से बेचैनी देगी। तो पढ़ाई करते हैं, और अगर आपको समझ में आ गई हो ये बात तो फिर दोबारा ये सब मत बोलना। पढ़ाई करो, ये एक एक मिनट एक एक समय बहुत कीमती है आपके लिए, ठीक है। चलो, तो हमने वाक्य के बारे में पढ़ा, वाक्य की परिभाषा पढ़ी, वाक्य के अंग हमने समझ लिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे वाक्य के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है हमारा प्रधानता की दृष्टि से, जिसे हम एक और नाम देते हैं, और वो नाम है हमारा वाच्य, ठीक है। आपकी परीक्षा में जो पिछली साल आपकी परीक्षाएं हुई थी, 2022 के अंदर जो आपकी परीक्षाएं हुई हैं, मतलब जो 2022 की परीक्षा थी 23 में हुई थी, ठीक है। तो उस परीक्षा में आपके वाच्य से संबंधित प्रश्न आपके आए थे, तो हम इसलिए इसको पढ़ेंगे। परिवर्तन के लिए वहाँ पर आपके ये शब्द वाक्य आए थे, तो हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि वाच्य हमारा होता क्या है। तो प्रधानता की दृष्टि से हम वाच्य के बारे में पढ़ते हैं। वाक्य के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा बताए गए विषय में कर्ता, कर्म अथवा भाव में कौन प्रमुख है, उसे हम वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखेंगे, वाच्य वाक्य का वह रूप है जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है अथवा भाव प्रधान है। भाव प्रधान का मतलब है क्रिया प्रधान, ठीक है। भाव प्रधान का मतलब है क्रिया प्रधान। तो देखो वाच्य ने क्या बताया, ये वाच्य में क्या होता है, हम ये वाक्य का प्रकार कहते हैं। इसमें हम देखते हैं, हमें ये देखना होता है कि इसमें वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या कि क्रिया प्रधान है। तो जिस वाक्य में जो प्रधान होता है उस हिसाब से आपका वो वाच्य कहलाता है। तो हम वाच्य में देखते हैं, हमें ये पता चल गया। तो इस आधार पर हमारे जो वाच्य हैं वो कितने प्रकार के हो जाते हैं, तो फिर इस आधार पर वाच्य हमारा 3 प्रकार का हो जाता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ध्यान रखना, जिसमें कर्ता प्रधान होगा, ठीक है, क्या होगा, कर्ता प्रधान, वो क्या कहलाएगा, कर्तृवाच्य कहलाएगा। जिसमें कर्म प्रधान होगा, कर्म प्रधान, वो क्या कहलाएगा, वो कर्मवाच्य कहलाएगा, ठीक है। और जिस वाक्य के अंदर क्रिया प्रधान होगी,
यानी क्रिया प्रधान, तो वह वाक्य हमारा भाववाच्य कहलाएगा। ठीक है, तो 3 प्रकार के हैं। अब किस तरह से कर्ता प्रधान होगा, किस तरह से कर्म प्रधान होगा और किस तरह से क्रिया प्रधान, तो इसको एक एक करके देखेंगे। इसमें एक बात और जान लीजिए कि हम जितने भी वाक्य बोलते हैं अपने जीवन में, उसका लगभग 80% जो वाक्य होते हैं वो हमारे कर्तृवाच्य होते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं जो हम अपने जीवन में बोलते हैं, तो लगभग 18% वाक्य हम कर्मवाच्य के अंतर्गत बोलते हैं। ठीक है, अब आता है भाव प्रवाच्य, तो लगभग 2% के आसपास हम भाववाच्य में बातचीत करते हैं, या लेखन आदि की बात करें हम, तो भाववाच्य हमारा बहुत कम होता है, न के बराबर होता है। हम अक्सर इन्हीं 2 वाच्यों में अपनी बातें, अपनी चीज़ें कह लेते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या होते हैं, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक लिखवाऊंगी आपको, लेकिन इनको बारे में हम एक एक करके जान लेते हैं। तो सबसे पहला वाक्य हमारे सामने यहाँ पर दिया हुआ है कर्तृवाच्य, जिसे हम कर्तावाच्य भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है कर्तृवाच्य का मतलब कर्तावाच्य भी। अब देखो परिभाषा क्या कहती है इसकी। परिभाषा कहती है कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। तो बस मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिसमें कर्ता प्रधान होगा वो कर्तृवाच्य, जिसमें कर्म प्रधान है वो कर्मवाच्य, जिसमें क्रिया प्रधान है वो भाववाच्य। बस इतना ही है। तो हमें ये सीखना होगा कि हमारे पास जो यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं, इन उदाहरणों में हमें समझना होगा, सीखना होगा कि किस प्रकार से हम उसके वाच्य को पहचान पाएंगे। तो यहाँ पर ये कहा है कि कर्तृवाच्य वो है जिनमें कर्ता की प्रधानता होती है। इस तरह के वाक्यों में जो कर्म होता है वो गौण रहता है। गौण का मतलब होता है कम महत्वपूर्ण, जिसका ज़्यादा महत्व न हो। कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। ठीक है, इस तरह के वाक्यों की क्रिया दोनों ही तरह की होती है, सकर्मक भी होती है और अकर्मक भी होती है। अब उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण दिया यहाँ पर, कह रहा है संजय सोता है, तो वाक्य में काम को करने वाला संजय है और फिर क्रिया हो रही है संजय सो रहा है। तो ये जो क्रिया है ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, ये क्या हो गई, अकर्मक क्रिया। तो इससे भी बन गया है संजय सो रहा है, काम आराम से हो रहा है। इसमें प्रधान कौन है, कर्ता प्रधान है। कर्ता प्रधान है तो ये वाक्य क्या कहलाएगा, कर्तृवाच्य कहलाएगा। दिनेश किताब पढ़ता है, इसमें दिनेश किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, कर्म अपने साथ लेकर आया है, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। सकर्मक क्रिया में भी ये वाक्य हमारा किसमें बन गया है, ये कर्तृवाच्य के अंदर बन गया है। फिर दिया है अजय दिल्ली लौट गया है, तो यहाँ पर ये दे दिया अजय दिल्ली लौट गया है। इसमें हमें पता चला है कौन लौट गया है, दिल्ली, अजय लौट गया है। इसमें जो मुख्य है यानी प्रधान है वो क्या है, कर्ता है, तो ये कर्तृवाच्य है। वह अगले साल आएगा, तो इसमें भी हमने देखा वह अगले साल आएगा, तो इसमें भी साधारण सा वाक्य है कि वह अगले साल आएगा, दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यह भी हमारा क्या है, कर्ता प्रधान को दिखा रहा है। अब इसी तरह से एक वाक्य और हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हमने लिखा, हमने कहा दीपक ने अपने भाई के लिए घड़ी खरीदी। ठीक है, दूसरा वाक्य लिखेंगे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। ठीक है, अब इस वाक्य में हमने देखा कि यहाँ पर तो हमारा जो कर्ता है, इस कर्ता के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं आया, इस कर्ता के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं, इस कर्ता के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं और इस कर्ता के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं। तो कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, शून्य कारक चिन्ह कहलाएगा, शून्य कर्ता कारक चिन्ह। ठीक है, क्या कहलाएगा, शून्य कर्ता कारक चिन्ह। ठीक है, शून्य कर्ता कारक चिन्ह हो गया। अब यहाँ पर
इसके बाद जो दोनों वाक्य हैं हमारे, दीपक ने अपने भाई के लिए घड़ी खरीदी, इसमें दीपक के साथ यहाँ ने कारक चिन्ह आ गया। और अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो इसमें अध्यापक के साथ यहाँ ने कारक चिन्ह आ गया। तो यह भी हमारा क्या है, ये क्या हो गया, हमारा कर्तावाच्य यानी कर्तृवाच्य हो गया। तो अब हमें यहाँ एक बात पता चलती है कि यदि वाक्य में कर्ता कारक के साथ, ठीक है, किसके, कर्ता कारक के साथ अगर क्या होता है, शून्य कारक चिन्ह हो या ने कारक चिन्ह हो, तो वह वाक्य हमारा क्या होता है, कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, ये पॉइंट हमें पता चलती है। तो इस तरह के वाक्य, तो अब आपको मैं यहाँ पे पहचान बताती हूँ। जिस वाक्य में आपको कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह दिखाई दे और कर्ता के साथ शून्य कारक चिन्ह दिखाई दे, वह वाक्य आपके सदैव क्या होते हैं, कर्तृवाच्य होते हैं। इसकी ये पहचान निकल के आती है। ठीक है, अब दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा आता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य कहता है कि जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में कर्म की प्रधानता के कारण कर्ता या तो लोप हो जाता है, इस पर ध्यान देना, कर्ता या तो लोप हो जाता है या फिर गौण, गौण का मतलब कम महत्वपूर्ण। तो जब कर्म वाच्य होता है तो उसमें कर्म प्रधान होता है। तो जब कर्म प्रधान होता है या तो कर्ता उस वाक्य में रहता ही नहीं है, ठीक है, काम करने वाला क्या होता है, गायब होता है, या फिर काम करने वाला होता है लेकिन प्रधानता किसकी होती है, कर्म की होती है, तो वो हमारा कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे उदाहरण देखो, यहाँ पे उदाहरण दिया है हमारा सड़क बन रही है, एक वाक्य। दूसरा वाक्य पतंग उड़ रही है, दूसरा वाक्य। फिर दिया है रोगी को दवा दे दी गई है, तीसरा दिया है, चौथा वाक्य हमारा किसान के द्वारा खेत जोता गया, राजेश के द्वारा मूर्ति बनाई जा रही है। तो ध्यान रखना, जिस वाक्य में कर्ता, इस वाक्य का कर्ता क्या है, किसान, यानी ये क्या है, कर्ता। ठीक है, और ये कि राजेश क्या है, ये भी क्या है, कर्ता है। ठीक है, तो किसान और राजेश दोनों कर्ता हैं, इनके साथ कारक चिन्ह क्या आया है, के द्वारा, के द्वारा, के द्वारा। तो जिस वाक्य में कर्ता कारक के साथ के द्वारा कारक चिन्ह आपको दिखाई दे तो वह वाक्य कर्मवाच्य होता है। बात समझ में आ गई? एक तो ये पहचान हो गई, यानी कर्ता कारक यदि आया है वाक्य में तो उसके साथ कारक चिन्ह क्या लगेगा, के द्वारा। ठीक है, तो जैसे ही हमने कहा किसान के द्वारा खेत जोता गया, तो जो विशेष आता है वो ये आता है कि भाई खेत जोता गया, तो खेत जो है वो क्या है, कर्म है वाक्य का, तो ये प्रधान हो गया। यानी हमारा फोकस जो है वो खेत की तरफ जाता है कि जोता कौन गया है, खेत। ठीक है, उसी तरह से राजेश के द्वारा मूर्ति बनाई जा रही है, तो जो फोकस है वो किस पे आ रहा है, मूर्ति पे आ रहा है। क्या बनाई जा रही है भाई, मूर्ति बनाई जा रही है। ठीक है, तो फोकस जो है वो मूर्ति पे है यानी कर्म पे है, तो इसलिए इस वाक्य को हम क्या कहते हैं, कर्म प्रधान वाक्य यानी कर्मवाच्य हम इसको कहते हैं। अब इसके बाद जो ऊपर के 3 वाक्य हैं, इन 3 वाक्यों में कर्ता आया ही नहीं है, अर्थात कर्ता लोप है यानी गायब है। तो जिस वाक्य में कर्ता गायब हो जाएगा तो वह वाक्य हमारा कर्मवाच्य होता है। कैसे, अब इसमें कर्ता गायब है, देखो सड़क बन रही है, तो भाई सड़क अपने आप तो बनेगी नहीं, तो सड़क को बनाने वाला कौन है, तो सड़क को बनाने वाला मजदूर है। अब काम करने वाला तो मजदूर है, लेकिन इस वाक्य में क्या कहीं कोई मजदूर आया है कि मजदूर सड़क को बना रहा है, ऐसा तो नहीं आया, सड़क बन रही है ऐसे बोला हुआ है। तो यह वाक्य हमारा क्या हो गया, यह कर्मवाच्य हो गया, क्योंकि इसमें कर्ता जो है वो गायब है, लोप है। पतंग उड़ रही है, अब पतंग उड़ रही है, अपने आप नहीं उड़ रही है। आप कहेंगे हाँ मैम अपने आप उड़ती है, नहीं, अपने आप नहीं उड़ती है पतंग। पतंग एक निर्जीव है। ऐसे भी आप याद रखो कि यहाँ पर जो ये पतंग दिया है और यहाँ जो ये सड़क दिया है, ये दोनों ही चीज़ क्या है, निर्जीव है। तो जब निर्जीव दिया है तो निर्जीव कभी भी स्वयं किसी काम को नहीं करता है, तो पतंग अपने आप नहीं उड़ेगी। तो पतंग को
कोई उड़ाएगा, या तो कोई व्यक्ति डोर से उड़ा रहा है या तो फिर हवा उड़ाएगी। तो ये याद रखना कि जो प्रकृति की चीज़ें हैं, हवा, वो सजीव में आ जाती है, ठीक है, उसको सजीव में रख लिया जाता है। तो या तो पतंग को हवा उड़ाएगी या तो कोई मनुष्य उड़ाएगा। तो ना तो यहाँ पे हवा है ना तो यहाँ मनुष्य है। तो इसका मतलब इस वाक्य में क्या है, कर्ता का लोप है। कर्ता का लोप होने के कारण ये वाक्य हमारा क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया। अब दूसरा वाक्य है, रोगी को दवा दे दी गई है। तो दवा देने का काम किसने किया है? तो रोगी को दवा या तो नर्स ने दी होगी या डॉक्टर ने दी होगी या फिर उसके घर के किसी सदस्य ने दी होगी। तो उनमें से कोई है ही नहीं इस वाक्य के अंदर। सिर्फ ये कहा है जिसको दवा दी गई है, रोगी, वो दिया है और उसको दवा दे दी गई है। तो काम को करने वाला क्या है, यहाँ पर गायब है। और जब काम को करने वाला यहाँ पर गायब है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कर्मवाच्य कहलाएगा। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे कहें, एक वाक्य और आता है, बहुत समय पहले एक राज्य था। अगर ये कहा बहुत समय पहले एक राज्य था, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाक्य दिया, कोई आपसे पूछे कि यह कौन सा वाच्य होगा, तो बहुत समय पहले एक राज्य था, तो क्या था, एक राज्य। ये जो राज्य है ये यहाँ पर इस वाक्य का क्या है, ये इस वाक्य का कर्म है, ठीक है। राज्य जो है वो क्या है, इस वाक्य का कर्म है। तो कर्म ही फोकस कर रहा है यहाँ पर। तो बहुत समय पहले एक राज्य था, अब इसमें कर्ता है ही नहीं, काम को किया ही नहीं जा रहा, इसमें तो क्या है, कर्म को दिखा रहा है कि क्या था, राज्य था। तो ये वाक्य जो है, ये वाक्य भी हमारा पूरा क्या होगा, ये हमारा कर्मवाच्य होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक बात पता चलती है कि यदि वाक्य में कर्ता का लोप हो या किसी भी कर्ता कारक के साथ के द्वारा अगर आया हो, लगा हुआ हो कारक चिन्ह, तो वह वाक्य हमारा क्या होता है, कर्मवाच्य होता है, ठीक है। तो किसी भी तरह का आपके सामने ये यहाँ पे किसी भी तरह की चीज़ आएगी तो आराम से इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, ठीक है। आगे दिया है, इस वाच्य की क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब वाक्य में सकर्मक का मतलब क्या होता है, सकर्मक वो क्रिया होती है जो अपने साथ कर्म लेके आती है। वाक्य में कर्म होगा तो ही तो वाक्य कर्मवाचक होगा ना, ठीक है, तो कर्मवाच्य होगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब कर्म आएगा तो ही वाक्य क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। तो इसीलिए क्रिया तो सदैव क्या होगी, सकर्मक होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। एक छात्र लिख रहे हैं कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को एक बार फिर से बता दीजिए। नहीं बताऊंगी बेटा, अगर मैं इन बातों को फिर दोबारा से दोहराती रही ना तो क्लास तो कभी पूरी ही नहीं होगी। आप इतनी हिम्मत जुटाइए कि मैंने आपको क्रिया पढ़ाया है, वहाँ जाके मैंने सकर्मक और अकर्मक में वहाँ बताया हुआ है, वहाँ जाके पढ़िए। अब आप कहेंगे कि मैडम ऐसे इतना रूड होके कैसे बोल रही हैं, तो जानबूझ के बोल रही हूँ क्योंकि आप छोटे बच्चे जैसी हरकतें करते हैं। अगर मेरे को हर पल पे आपको यही सब चीज़ें बतानी होती ना कि टर्म कोई भी शब्द आ गया और उस शब्द का बेसिक क्या है यही मैं बार बार बताती रहती, तो मेरे को ये कोई आवश्यकता नहीं थी कि मैं आपको संज्ञा से लेके और अविकारी शब्द तक इतना पढ़ाती। अगर यही चीज़ होता ना बीच में टॉपिक को पढ़ाते हुए और उसका किसी और दूसरे शब्द का बेसिक पढ़ाने वाला पॉइंट होता तो मैं सीधा वाक्य शुद्धिकरण शुरू करती और वहाँ से आपको सारी चीज़ें पढ़ाती रहती ऐसे ही करके। तो मुझे क्रम से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि क्रम से पढ़ाने के लिए मैंने आपको एक तरफ से क्रम से उठाया है, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे साथ इतने सारे छात्र हैं जिन सबको सकर्मक अकर्मक के बारे में पता ही है, तो मैं उनको भी दोबारा दोबारा बोर करती रहूं तो ऐसा नहीं होगा। जब आप सबके साथ एक साथ इकट्ठे होकर पढ़ रहे होते हैं ना, तो जो चीज़ जहाँ पढ़ाई जा रही है उसको वहीं पर ही पढ़ना चाहिए। चलो अब आता है हमारा भाववाच्य। तो भाववाच्य हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि भाववाच्य क्या है। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान न होकर क्रिया प्रधान हो उसे भाववाच्य कहते हैं। देखो क्या कहा है इसने, समझो। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान न होकर क्या प्रधान होगा, क्रिया। यानी इस वाक्य में ना तो कर्ता प्रधान होगा ना इसमें कर्म प्रधान होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे रहेगा, क्रिया पर फोकस रहेगा।
भाववाच्य में प्राय क्रिया अकर्मक होती है। प्राय का मतलब होता है 90%, इसमें 10% सकर्मक भी हो सकती है सिचुएशन के आधार पर, ठीक है। तो जैसा वाक्य दियाएगा तो प्राय अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। ये वाच्य प्राय नकारात्मक होते हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, नकारात्मक। तो जैसे आपके सामने यहाँ पे कुछ वाक्य लिखकर दिए हुए हैं, ये आपको देखना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो हमने यहाँ पे कहा है, वाक्य दिया है, रोगी से चला नहीं जाता, पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य है, जनता से अब सहा नहीं जाता। तीसरा वाक्य, मुझसे दिल्ली जाया नहीं जाएगा, तुमसे ये पढ़ा नहीं गया, मुझसे ये खाया नहीं गया। अब देखो, इसमें आपको ध्यान देना है, वाक्य में कर्ता है, लेकिन कर्ता कहाँ है। जैसे मान लो हम ये कहें कि रोगी से चला नहीं जाता, किससे चला नहीं जाता। अगर हम यहाँ देखें कि कौन है चलने वाला, तो हमें पता चलता है रोगी है, रोगी को चलना चाहिए, तो वाक्य में काम को करने वाला रोगी है, यानी ये कर्ता है। लेकिन इस कर्ता के साथ यहाँ कारक चिन्ह क्या आया, से, ठीक है। इसी तरह से सह नहीं सह नहीं सका, कौन नहीं सह सकता। अब इस समय किससे नहीं सहा जा रहा है, तो वो जनता से नहीं सहा जा रहा है। तो वाक्य में जो कर्ता है वो कौन है, जनता है, ठीक है। तो ये कर्ता हो गया। अब जनता के साथ भी क्या आया है, से कारक चिन्ह आया है। मुझसे दिल्ली जाया नहीं जाएगा, दिल्ली जाने का काम कौन करने वाला है, मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं के साथ यहाँ पर मुझसे से कारक चिन्ह आया है, फिर यानी जो वाक्य का कर्ता है उसके साथ से कारक चिन्ह आया। तुमसे ये पढ़ा नहीं गया, पढ़ने का काम कौन करने वाला है, तुम, ठीक है। और फिर कहा है तुमसे ये पढ़ा नहीं गया, तो यानी इसमें तुम जो है ये क्या है, वाक्य का कर्ता है, और इसके साथ क्या लगा है, से कारक चिन्ह, ये पढ़ा नहीं गया। मुझसे, फिर से मुझसे आ रहा है। तो अब यहाँ पर एक कॉमन सी चीज आपको देखनी है कि कर्ता के साथ यहाँ पर कारक चिन्ह आ रहा है से। तो जब जिस वाक्य में कर्ता कारक के साथ से कारक चिन्ह आपके सामने आ जाएगा, तो वह वाक्य आपका क्या होगा, भाववाच्य कहलाएगा। आप लोगों ने कारक चिन्ह पढ़े, ठीक है, मैंने आपको कारक चिन्ह पढ़ाया था। तो कारक चिन्ह में आपने जब कर्ता कारक पढ़ा था, तो आपको याद होगा कि इसके आगे हमने लिखा था शून्य, ने, और ब्रैकेट में लिखा था के द्वारा और से, इस तरह से लिखा था ना। तो ये के द्वारा और ये से, ये हमारा वाच्य में प्रयोग होता है। आपने देखा होगा, कर्ता के इसमें दिया होगा कि ये कारक चिन्ह कहाँ होता है, वाच्य में। तो हमें यहाँ पे इस कर्ता कारक से ही मिल जाता है। जिसमें शून्य और ने कारक चिन्ह होता है वो हमारा कर्तृवाच्य होता है। जिसमें के द्वारा लगा होता है कर्ता के साथ, वो कर्मवाच्य हो जाता है, और जिसमें से लगा हुआ होता है तो वो हमारा भाववाच्य हो जाता है। तो इसमें वैसे नकारात्मक तो है नहीं, नहीं लगा हुआ है, तो एक ये भी पहचान है। लेकिन जब भी कर्ता कारक के साथ से कारक चिन्ह अगर आपके सामने लगा हुआ होगा, तो आप समझ जाइएगा कि इसमें हमारा क्या है, भाववाच्य क्रिया है, वो सॉरी भाववाच्य है इसमें हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक में बता देती हूँ कि वाच्य की पहचान आप कैसे कर पाएंगे। वाच्य की पहचान करने के लिए बहुत सरल, देखो मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि वाच्य ना इतना सरल है, इतना सरल है कि आप 3 सेकंड में इसे पहचान कर सकते हैं किसी भी वाक्य के अंदर। जैसे अब यहाँ पे समझ लो, आपको वाक्य में सदैव क्या खोजना है, कर्ता। क्या खोजना है वाक्य में, क्या खोजेंगे, सदैव कर्ता। यहाँ पे भी कर्ता, यहाँ पे भी कर्ता खोजेंगे, ठीक है। जब कर्मवाच्य देखेंगे यहाँ पे भी क्या खोजेंगे, कर्ता खोजेंगे। कुछ और खोजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसको खोजेंगे, कर्ता को खोजेंगे। अब कर्ता के साथ यदि कारक चिन्ह क्या है, शून्य है या ने कारक चिन्ह है, ठीक है, तो वह वाच्य हमारा क्या कहलाएगा, कर्तृवाच्य कहलाएगा, ठीक है। यदि कर्ता के साथ के द्वारा लगा है, क्या लगा है,
के द्वारा, या कर्ता क्या है, लोप है, लोप मतलब गायब है, तो वो वाक्य हमारा क्या होगा, कर्मवाच्य कहलाएगा। यदि कर्ता के साथ से कारक चिन्ह लगा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। जैसे उदाहरण देख सकते हैं, यहाँ पे उदाहरण देखेंगे, हम लिखते हैं एक उदाहरण, अब इसे समझिएगा। जैसे मान लो हमने कहा मोहन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल जाता है, ये वाक्य आ गया। दूसरा वाक्य हमने लिखा सीमा ने पुस्तक पढ़ी, सीमा ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है। अब दूसरा वाक्य कर्ता में इसमें लिखेंगे, कर्म में। जैसे हमने कहा दीपक के द्वारा पत्र लिखा गया। दूसरा हमने लिखा यहाँ पर वहाँ सब्जी बिक रही है, वहाँ सब्जी बिक रही है, ठीक है। दूसरा वाक्य यहाँ लिखेंगे, जैसे हमने कहा तुमसे यह पुस्तक पढ़ी नहीं गई, पढ़ी नहीं गई। तो अब देखो, ये वाक्य आपके सामने लिखे हैं और आप कितनी आसानी से इन वाक्यों का वाच्य पहचान लेते हैं। आपको क्या करना है, बस वाक्य में कर्ता कारक खोजना है। मोहन स्कूल जाता है, स्कूल कौन जाता है, ढूंढिए। तो स्कूल जाता है मोहन, तो मोहन क्या हो गया, वाक्य का कर्ता। अब मोहन के पास यहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह है, तो ये शून्य कारक चिन्ह आया है यहाँ पर। सीमा ने पुस्तक पढ़ी, तो पुस्तक को पढ़ने वाला कौन है, तो सीमा है, कर्ता है वाक्य का। अब इस सीमा के साथ कारक चिन्ह कौन सा है, ने, तो यहाँ पर ये दोनों वाक्य हमारे क्या कहलाएंगे, कर्तृवाच्य कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कर्ता के साथ शून्य कारक चिन्ह आया है और ने कारक चिन्ह आया है। वहीं पर हम दूसरे वाक्य को देखेंगे कि दीपक के द्वारा पत्र लिखा गया, तो इसमें पत्र लिखने वाला कौन है, तो इसमें पत्र लिखने वाला है दीपक। तो दीपक क्या हो गया, वाक्य का कर्ता हो गया। और दीपक के साथ यहाँ कारक चिन्ह क्या आ रहा है, के द्वारा आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, यानी दीपक के द्वारा, तो कारक चिन्ह आ गया के द्वारा, तो ये हमारा कर्मवाच्य हो गया। वहाँ सब्जी बिक रही है, तो सब्जी अपने आप तो नहीं बिकती है, तो सब्जी को कोई बेचेगा, तो सब्जी को बेचने वाला जो व्यक्ति है, जो काम करने वाला व्यक्ति है, वो यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ कर्ता क्या है, कर्ता लोप है, यानी कर्ता गायब है, तो कर्ता लोप हो गया। तो जहाँ पे कर्ता लोप हो जाए वो भी हमारा क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो दिया हुआ है, तुझसे यह पुस्तक पढ़ी नहीं गई, तो यहाँ पे हम देखेंगे पुस्तक को पढ़ने का काम कौन करने वाला है, तुम, ठीक है। तो यहाँ पर तुम के साथ क्या कारक चिन्ह आया है, से आया है, तो तुम कर्ता हो गया इस वाक्य का। इसके साथ कारक चिन्ह क्या आ गया, से आ गया, तो कर्ता के साथ जैसे ही से आ गया तो ये वाक्य हमारा क्या हो गया, भाववाच्य हो गया, ठीक है। अब ये बात भी आप ध्यान रखिए, अगर मान लो कि आपके सामने ये वाक्य रख दे कि तुमसे यह पुस्तक पढ़ी नहीं गई और आपसे पूछे कि इसमें तुमसे कौन सा कारक है, तो आधे से ज़्यादा छात्र तो कोई तो करण कारक कर देगा, कोई अपादान कारक कर देगा, लेकिन आपको समझना है कि वो क्या है, वो कर्ता कारक है। वो क्या है, कर्ता कारक, और कर्ता कारक के साथ से लगा हुआ है। तो कर्ता कारक में से कारक चिन्ह कब लगता है, तो वाच्य में लगता है, जब वो भाववाच्य के रूप में होता है। बात समझ में आ गई। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बहुत बारीकी सी चीज़ें। अब ये डायरेक्ट आपकी परीक्षा में नहीं आती हैं, ये
अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। तो आप उस तरह से अगर याद रखते हैं, आपको ये बेसिक चीज़ें पता होती हैं कि कौन सी क्या चीज़ है, तो आप आराम से कर लेते हैं और सारी हिंदी आपकी जो है मस्त हो जाती है, एकदम अच्छी। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? तो ये शॉर्ट ट्रिक है और ये 3 सेकंड में आपका यहाँ पे जो वाच्य है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस तरह से ये आपका जो वाच्य है ये यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज मैंने आपको वाच्य कराए हैं, तो आज की क्लास में तो मैं आपको इतना ही कराऊंगी। ठीक है, कि इतना ही आप इसको पढ़िए, समझिए, आप ये करेंगे। अब हम करते हैं अपनी शब्दावली में। शब्दावली में करेंगे हम वर्तनी शुद्धिकरण, और वर्तनी शुद्धिकरण देखते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसमें कौन सा सेट किया है हमने, क्या हमने इसमें पहला सेट कर लिया, दूसरा सेट? जल्दी से बताओ, वर्तनी शुद्धिकरण में कितना सेट किया है हमने? दो हो गए हैं सेट, या तीसरा करेंगे हम? आज कौन सा करना है? 4 हो गए? 4 हो गए थे इसमें, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कि 4 हो गए हैं। शायद चौथा करेंगे, 3 हो गए हैं। अब पता नहीं, आप लोग बता नहीं रहे हो, मुझे याद भी नहीं आ रहा है इसमें कौन सा था। मेरे ख्याल से शायद तीसरा करना है हमें। 2 तक हो गए हैं शायद, 2 हो गए हैं। ठीक है, और तीसरा करते हैं। दूसरा लिख रहे हो? अब जल्दी से बता देते। चलो मैं तीसरा करवा रही हूँ, जो भी होगा। 2 सेट हो चुके हैं ना? ठीक है, तीसरा करवा रही हूँ। अब जो भी मान लो अगर नहीं भी रहा होगा तो आप कर लेना, लिखा हुआ है इसमें सारी चीज़ें। हम करेंगे, रफ कॉपी निकालो जल्दी, मेरे साथ करना है, आपको लिखना है यहाँ पर। हमको पता है ये शब्द हमारे सामने जो लिखा हुआ है यह हमारा क्या है, शुद्ध शब्द है। ठीक है, हमें बस क्या करना है, अभ्यास करना है। यहाँ पर अभ्यास हम करेंगे इन शब्दों के साथ। हमें पता है ये हमारे क्या है, शुद्ध शब्द हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं, ये शुद्ध शब्द हैं। ठीक है, अब इसी को लिखना है। यहाँ दिया हुआ है बाकायदा। बाकायदा शब्द का अर्थ है इज्जत के साथ, ये आपको लिख दिया है। ठीक है, तो ये किससे बना है? कायदा और बा माने सहित। कायदा मतलब इज्जत या तरीका, सलीका, और बा माने सहित। तो ठीक है, तो हमें लिखना है बाकायदा। ठीक है, ये आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं प्रश्न। ठीक है, तो बाकायदा हम लिखेंगे, इस तरह से आ जाएगा। अगला शब्द हमारा बनेगा कृशांगी। कृशांगी शब्द का अर्थ होता है पतले अंग वाली। तो ये कैसे बना है? ये बना है शब्द हमारा कृश प्लस अंगी। ठीक है, तो इसमें संधि नियम लागू हुआ, तो यहाँ का अ और ये अ दोनों ने मिलकर यहाँ क्या बना दिया? आ बना दिया, तभी ये शब्द हमारा क्या बना? कृशांगी। ठीक है, तो हम इसको देखते हुए आराम से लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि इस तरह से कृशांगी लिखा जाएगा। समझ गए ना? रफ कॉपी लीजिए और यहाँ पर मेरे साथ लिखना है आपको। क्या लिख रहे हैं? PDF दीजिए, डाल दीजिए। PDF आपका हर दिन जाता है बेटा, ये जा चुका है, आप आराम से निकालो। ये PDF आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है आप लोगों के पास। आगे देखो, बादाम शब्द दिया है, बादाम। बादाम भी हम बहुत आसानी से लिख देंगे, बादाम, इसी तरह से। अब ये तो आप जानते ही हो बादाम क्या होता है। शब्द है आपका दीक्षा। दीक्षा जो शब्द होता है, तो ईश्वर से जुड़ी साधना का ज्ञान। अगर ईश्वर से जुड़ी हुई साधना जब हमें दी जाती है तो उसको कहते हैं दीक्षा देना। ठीक है, एक होता है शिक्षा और एक होता है दीक्षा। दीक्षा शब्द जो है इसका मतलब होता है ईश्वर से संबंधित ज्ञान जब दिया जाता है गुरु के द्वारा अपने शिष्य को, तो उसी को दीक्षा कहते हैं। ठीक है, आगे आता है शब्द है हमारा भूखमरी। भूखमरी का मतलब भूख से मरना, तो शब्द है भूख। ठीक है, तो हम लिखेंगे भूखमरी। आराम से हम लिख सकते हैं, 2 टुकड़ों में तोड़ के शब्दों को लिखना सीखना है। आगे शब्द दिया हुआ है हमारा माननीय। माननीय महोदय जब लिखते हैं हम माननीय शब्द आ गया। उसके बाद शब्द दिया है मृत्युप्रांत। तो ये शब्द किससे बना है? मृत्यु
प्लस उपरांत से बनता है, तो मृत्युप्रांत शब्द हमारा हो जाता है। तो यानी शब्द हो गया हमारा मृत्युप्रांत, आ गया ये शब्द, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा शब्द यथार्थवाद। यथार्थवाद क्या होगा? जो शब्द है यथार्थवाद, तो यथार्थ का मतलब होता है वास्तव में, ठीक है। यथार्थ शब्द है हमारा यथा, ठीक है। और ये र यहाँ पे उच्चारित होगा तो इस र को हम यहाँ चढ़ाते हैं, और वाद, तो यथार्थवाद का मतलब होता है जो सच्चाई है, सच्चाई से जो रूबरू होता है। शब्द है यौवन, तो यौवन, इस पे हमें ध्यान देना है। यौ पर औ की मात्रा होगी वन, यौवन मतलब जवानी को कहते हैं, ठीक है। शब्द है रुपया, तो रुपया ये छोटे ऊ की मात्रा है, ठीक है। तो रुपया ये हम यहाँ पर लिखेंगे, तो रुपया होता है छोटे ऊ की मात्रा होगी, ठीक है। आगे शब्द है हमारा शास्त्रीय, तो शब्द क्या है? शास्त्र। शब्द क्या है? शब्द है शास्त्र, और उसमें क्या जुड़ गया? ईय जुड़ गया, तो शब्द हो गया हमारा शास्त्रीय। उसी तरह से अगला शब्द है मर्यादा, तो शब्द है हमारा मर्यादा। मर्यादा का मतलब क्या होता है? ये तो सरल है, आराम से लिख लेंगे। मर्यादा का मतलब सीमा में रहना, ठीक है, मर्यादा कहलाता है। आगे शब्द है हमारा मैनेजर, अंग्रेजी शब्द है मैनेजर। मैनेजर का मतलब होता है हर चीज को मैनेज करने वाला, व्यवस्थित करने वाला, ठीक है। तो इसे हम जो सारे काम को व्यवस्थित करता हो उसी क्या कहते हैं? मैनेजर कहते हैं। आगे शब्द है लक्ष्मण। लक्ष्मण का नाम लिखने के लिए भी आता है, इसमें हम गलतियां कर देते हैं, तो शब्द होता है लक्ष्मण, तो हमें याद रखना है ये छ आधा ही है। आगे शब्द आता है हमारा महत्वपूर्ण। शब्द है महत्व और पूर्ण। जब भी आप लिखेंगे हम अक्सर महत्व को ऐसे छोड़ देते हैं, ये हो जाती है हमसे गलती। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे दो त हैं, एक आधा, ये भी आधा, ठीक है। एक त और फिर उसके ऊपर ऐसे, तो जब दो त हमें लगाने होते हैं हम ऐसे लिखते हैं ना अक्सर, कभी इस तरह से, तो ध्यान रखना एक त इस तरह से होता है, एक इसके ऊपर लिखता है। अगर मान लो ऐसे भी होता है, इसका मतलब होता है एक पूरा त और एक आधा त, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा एक आधा तो आ रहा है और फिर हमारा आधा था, तो महत्व और पूर्ण ये शब्द आ जाएगा, तो शब्द हमारा ये आ गया, तो ये हमेशा याद रखना है इसे। आगे शब्द है हमारा नक्षत्र। नक्षत्र मतलब गृह नक्षत्र को कहते हैं, तो नक्षत्र, अब क की ध्वनि जो आ रही है वो इसके कारण आ रही है, ठीक है। तो नक्षत्र ये हमारा आ गया, क्योंकि हमें पता है आधा क और मूर्धा श से मिलकर बना हुआ ये वर्ण है हमारा संयुक्त अक्षर। आगे शब्द है हमारा मिठाइयाँ। देखो जब ये शब्द आया है इसको हमेशा याद रखना है, हम जब लिखते हैं, देखो इस पर आपको ध्यान देना। अक्सर छात्र क्या करते हैं, हम जब लिखते हैं शब्द अगर हमारा लिखा हुआ है एक मिठाई, तो मिठाई ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन ये मिठाइयाँ ऐसे लिखा हुआ है, तो मिठाइयाँ कैसे लिख गया? यहाँ पे ये छोटी ई की मात्रा है, मिठाइयाँ, अब ये आ गया। तो कभी कभी छात्र ये सोचते हैं कि इसके ऊपर ये बड़ी की मात्रा ये ऐसे क्यों नहीं लिखा गया, तो ऐसे भी लिख देते हैं कभी कभी कि ये वाला आएगा, या विकल्प में ऐसा दिया होगा तो ये वाला कि मिठाई ये सही था तो यही होगा, लेकिन नहीं, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया? क्योंकि जब हम किसी शब्द का बहुवचन बनाते हैं तो वहाँ पे नियम हमने पढ़ा था, अब याद करो वचन वाला दिन जब मैंने आपको बताया था कि यदि कोई संज्ञा स्त्रीलिंग हो और इकारांत हो, तो जब हम उसका एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो किस नियम पे बनाते हैं? तो आपको पता है कि हम उसको या लगाकर हम उसका बहुवचन बनाते हैं। यदि अंत में लघु ई आया है तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, और यदि अंत में दीर्घ ई आया होता है तो दीर्घ ई को पहले लघु बनाते हैं और फिर हम यहाँ जोड़ते हैं। तो यहाँ पर अंत में क्या आया है? दीर्घ ई आया है ना, तो इस दीर्घ ई को हम पहले लघु ई बनाते हैं और फिर यहाँ जोड़ते हैं, तब हम इसको लिखते हैं। तो इसीलिए ये हमारा शब्द जो है वो मिठाइयाँ इस तरह से लिखा गया है, और ये वाला हमारा सही होता है। बात समझ में आ गई? इसे याद रखना। आगे आता है शब्द हमारा प्रज्वलित।
प्रज्वलित का मतलब होता है जलाना। तो देखो इसमें हम लिखेंगे प्रज्व, ठीक है, प्रज्व, इस तरह से टुकड़ा कर लेंगे, और लित, तो इस तरह से ये शब्द आ जाएगा जिसका अर्थ है जलाना किसी भी चीज को। प्रज्वलित 3 टुकड़ों में करके याद रख सकते हैं आराम से। आगे शब्द आता है हमारा मैथिली। ध्यान रखना, हम मैथिली बोल देते हैं अक्सर, था के ऊपर की ई को हम गायब कर देते हैं अपने उच्चारण में, इस वजह से हमें लेखन में भी गलती होती है। तो आपको याद रखना है ये मैथिली नहीं मैथिली होता है, मैथिली, ठीक है, तब हम इसको सही लिखेंगे। इसी तरह से अभी मैथिली है, भाषा का नाम भी मैथिली है, वैसे ही मिथिलेश कुमारी, तो मिथिलेश कुमारी भी आता है, और इसी तरह से मिथिलेशपुर या मिथिलेश कुमार, इस तरह के शब्द जो लिखे जाते हैं बार बार आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये आता है। तो इसमें हमें याद रखना है कि थ के ऊपर भी मात्रा यानी ये ई होती है हमारी। आगे आता है शब्द है हमारा पुरस्कार। तो पुरस्कार शब्द है तो पुर यानी ये पुरस्कार, तो आपको इसे हमेशा ध्यान रखना है। पुरस्कार जो बोलते हैं उच्चारण में गलती करते हैं, र के ऊपर मात्रा लेते हैं, तो ये हमारा क्या होता है पुरस्कार। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे, तो पुरस्कार हमारा होता है न कि पुरस्कार, तो पुरस्कार होता है, हमें लेखन में ध्यान रखना है। रासायनिक, तो ये शब्द हमारा रसायन से बना है, रसायन, रसायन शब्द में हमने क्या जोड़ा है, इक प्रत्यय जोड़ा है। तो जब हम इसमें एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये जो हमारा लघु अ है ये दीर्घ में बदल जाता है, रा सा य, और ये निक हो जाता है। तो अगर हमें ये लगाना आता है, इस तरह से हम इसे सीखे हुए होते हैं, तो हम आसानी से इन शब्दों को समझ पाते हैं कि रासायनिक होगा या रासायनिक होगा, ठीक है। तो जब इक प्रत्यय लगा है यहाँ पर, तो इसमें पहला यहाँ पे जो स्वर होगा वो सदैव आ लगा हुआ होता है, ठीक है, अक्सर, तो ये आपको ध्यान देना है। आगे शब्द है मयंक। मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची है, शब्द है मयंक, तो मयंक, ठीक है, ये आ गया। तो मयंक मतलब चंद्रमा। आगे शब्द है यहाँ पर रात्रि। रात्रि शब्द आता है, रात्रि लिखेंगे, बड़ी की मात्रा नहीं छोटी की मात्रा होगी। हस्तक्षेप शब्द आ जाएगा, हस्तक्षेप, ठीक है, किसी भी काम में अपना इंटरफेयर करना, ठीक है, अपनी टांग अड़ाना, उसी को हस्तक्षेप कहते हैं, कि उस तरह से जो हस्तक्षेप करता है। शब्द है आगे रामायण। तो शब्द है रामायण, शब्द आ जाएगा। फिर दिया है अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय का मतलब होता है अकथनीय। अकथनीय का मतलब हो गया जिसे कहा ना गया हो। दोनों ही शब्द आपके आते हैं, ये भी लेखन में आता है, ये भी आता है। तो अनिर्वचनीय का मतलब क्या होता है, देखो इसे ध्यान देना, ये आपकी अन्य परीक्षाओं में भी काम आ सकता है। ये क्या है, अ उपसर्ग है, इसमें फिर निर लगा हुआ है, निर उपसर्ग है, फिर शब्द है आपका वचन, और फिर शब्द है य, ठीक है। ये आपका शब्द है। तो यहाँ पे कहा गया है निर्वचनीय, यानी निर शब्द में लगा हुआ है, यानी जो वचन ना हो, अ मतलब कहा ना जाए। अनिर्वचनीय का मतलब होता है जो कहा ना गया हुआ हो, जो कथा मतलब जिसे कहा ना जाए, अकथनीय जो हमने कहा है। तो ये शब्द कैसे बनेगा, वचन में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, निर लगाते हैं, तो नी हो गया, र इसके ऊपर चढ़ गया, ये अ यह हमारा पहले आ गया, और ये इसके साथ जुड़ गया, तो ये अनिर्वचनीय हमें इस तरह से लिख देते हैं। अगर हमें इसका ये पता हुआ है तो हम आराम से, अगर मान लो कभी परीक्षा में आ गया अनिर्वचनीय में कितने उपसर्ग हैं और प्रत्यय हैं, तो आप बता सकते हैं 2 उपसर्ग हैं इसमें, अ और निर, और 1 प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आते हैं। तो ये आपका सेट यहाँ पे सेट नंबर 3 हो गया। इसी तरह से जो आपके दिए हुए हैं, देखो मैं फिर से दोहरा देती हूँ अपनी बात को, कि आप मेरे भरोसे पे इन चीज़ों को लेके मत बैठे रहना कि जिस दिन मैम कराएंगी उसी दिन हम पढ़ेंगे इन्हें। जो आगे और सेट आपके दिए हुए हैं, सेट 5, सेट 6, इन सबको जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है हर दिन इनकी प्रैक्टिस कर डालो, रफ कॉपी उठाओ और सारे शब्दों को एक तरफ से
यहाँ पर देखते हुए सारे शब्दों को लिख डालो। ये आपकी परीक्षा में ये ध्यान रखिए। जैसे निर्दोष है, पूजनीय है, जैसे शब्द दिया है आपका पौरुष दिया है, प्राकृतिक दिया है, हिंदुत्व दिया है, प्रदर्शनी शब्द दिया है, वाल्मीकि शब्द दिया है, घनिष्ठ शब्द है। ये शब्द आपकी परीक्षा में इतनी बार आते हैं। जैसे कवित्री दिया है, अग्नि दिया, स्वादिष्ट दिया है, ठीक है। ये इतनी बार आपकी परीक्षा में ये सारे शब्द आते हैं जो आपको पूछे गए हैं। तो इन सारे शब्दों को एकदम से रट जाओ, लिख डालो इनको कि फटाफट से, तो जब तक आपकी परीक्षा हो तब तक आप इसमें पारंगत हो जाएं, ठीक है। मैम हिंदी इतनी कठिन है? नहीं बेटा, कठिन तब है जब आप उसे पढ़ते नहीं हो, लेकिन जब आप एक दिन पढ़ना शुरू करते हो तो हिंदी से बेहतर और कोई भाषा आपको नहीं दिखेगी। जो अंग्रेजी भाषा है उसमें तो आपको हर चीज़ रटनी पड़ेगी। हिंदी भाषा की तो खास बात ये है कि जब आप मान लो, हिंदी की खास बात यह है कि आपके सामने 100 शब्द रखें और इन 100 शब्दों को आप एक नियम के आधार पर याद कर सकते हैं, इतनी सरल है। लेकिन अंग्रेजी भाषा में ये होता है कि 100 शब्द आपके रखें ना, तो 100 में से 80 शब्द तो आपको रटने ही पड़ेंगे। रटने, उन्हें कोई नियम ही नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, CUT कट हो गया और PUT पुट हो गया। भाई ये कट है तो ये कुट क्यों नहीं बोला, और ये हमने पुट बोला तो ये पट क्यों नहीं बोला। अब ये देखो, स्पेलिंग भी बिल्कुल वही है, UT, लेकिन यहाँ से ध्वनि चेंज हो रही है। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता है। तो हिंदी जो है वो बहुत ही सरल है, ये मत सोचो। बस बात ये है कि आपने हिंदी को शुरुआत से नहीं पढ़ा, उसकी जड़ से नहीं पढ़ा। जब आप गिनती सीखते हो तो 1 से लेके 100 तक जाते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आप शुरुआत करते हो कि आपने यहाँ पे बीच में 50 लिखा था, यहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया। अब आप यहाँ से पढ़ना शुरू करोगे और किसी ने आपसे 9 के बारे में पूछ लिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपने तो पहले उसको पढ़ा ही नहीं है ना। तो फिर आप कहेंगे अरे बड़ी कठिन है। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी चीज़ को भी सरल तरीके से सीखना है तो उसको क्रमबद्ध रूप से सीखना होता है। पहले 1 के बारे में जानेंगे, फिर 2 के बारे में, फिर 3 के बारे में, फिर 4 के बारे में। इस तरह से जब क्रम करके आगे तक हम पहुंचेंगे तो हमें आसानी से सबके बारे में पता चल जाएगा और हम आराम से सारी चीज़ें कर पाएंगे, और फिर हम करोड़ों अरबों तक की संख्या अपने आप लिख पाते हैं। ठीक है, तो क्यों लिख पाते हैं? क्योंकि हमने उसका बेसिक जाना है, उसकी शुरुआत को जाना है, क्रम से पढ़ा है। तो इन सारी चीज़ों को, तो ऐसे ही भाषा है, वो भी क्या है, क्रम मांगती है आपसे कि क्रम से पढ़ना है, चीज़ों को, सारी चीज़ों को समझते हुए आपको लिखना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, कल इसके आगे करेंगे, आज यहाँ पर ही ख़त्म।